सोचिए अगली पीढ़ी को अगर हम न हरियाली दे पाए, न स्वच्छ हवा, न ही साफ पानी, तो हमारा विकास किस काम का। आज जब भारत तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, तब यही सवाल हमारे सामने सबसे बड़ा बनकर खड़ा है। पर्यावरण अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण, घटती जैव विविधता और बिगड़ता जलवायु संतुलन, ये सभी संकेत हैं कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अब ऐसे में भारत जैसे देश के लिए यह संकट और भी गहरा है, जहां लाखों लोग अभी भी प्रकृति के ऊपर अपनी जीविका को निर्भर करते हैं। अब ऐसे में क्या जरूरी है? ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि हम विकास की परिभाषा को फिर से गढ़ें। एक ऐसी राह चुने जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के महत्व को समझे। आज 5 जून को जब विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस जगह मनाया जा रहा है, तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि हम पिछले 1 दशक में पर्यावरण की दिशा में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या प्रगति हुई है, जो हमारी मंशा रही है इस दिशा में बढ़ने की, क्या उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है? तो बिल्कुल आवश्यकता है और ये समीक्षा की गई है और इस समीक्षा के बाद जो रिजल्ट आया है, वो थोड़ा-सा चौंकाने वाला है, चिंताजनक। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और इन फोकस की आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पर्यावरण संकट जो पिछले 1 दशक में घटने की बजाय क्या बढ़ने की कगार पर खड़ा है, इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे के क्या वो मुख्य कारण है, उसको भी आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। इन्वायरमेंटल क्राइसिस शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, वो यहाँ पर कैसे प्रभावित हो रहे हैं, ये एक प्रश्न जरूर उठता है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जा रहा है। ऐसे में जो पिछले 1 दशक की यानी कि 2015 से लेकर 2024 तक का जो समय है, उसकी एक समीक्षा की गई और उस समीक्षा में जो निष्कर्ष सामने आए वो थोड़े से कष्टकारी निष्कर्ष हैं, क्योंकि 3 प्रमुख संकट ऐसे हैं जो भारत के सामने भी खड़े हैं और उस प्रमुख संकट में पहले नंबर पर है कार्बन उत्सर्जन, दूसरे पर है जैव विविधता का ह्रास और तीसरे पर है प्रदूषण की गंभीर समस्या। और इन तीनों ही विषयों पर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, तो भारत में इससे सबसे ज्यादा जो व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं वो यहाँ का गरीब तबका है, वो यहाँ का ग्रामीण समुदाय है और उस पर लगातार ये गहराता जो संकट है, वो इस विषय में बात करने के लिए विवश करता है। सिर्फ बात ही नहीं, ठोस नीति के विषय में समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए विवश करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरणीय संकट क्या है, फिर समझते हैं कि उनके मूल कारण क्या है। विशेष तौर पर विश्व के साथ साथ भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, कार्बन उत्सर्जन में सबसे पहले तो वृद्धि हो रही है। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि की अगर बात करेंगे कि तो पिछले 1 दशक की ये समीक्षा है, तो 1 दशक में ये कहा गया है कि जो वैश्विक रूप से जो CO2 का उत्सर्जन है, या जो CO2 का एमिशन होता है, अगर वैश्विक स्तर पर बात करें 2015 से 2024 के बीच में, 2015 में जहां 34.1 बिलियन मीट्रिक टन का उत्सर्जन हो रहा था, वो बढ़कर 2024 में 37.4 बिलियन मीट्रिक टन हो गया है, यानी कि 10% का इजाफा देखने को मिला है पिछले 1 दशक। ये तो वैश्विक आंकड़ा हो गया। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में भी जो उत्सर्जन है वो आप देखिए, 2015 में 2.33 बिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 3.12 बिलियन मीट्रिक टन तक यहां भी वृद्धि देखी गई है। और इसका मुख्य कारण ये कहा जा रहा है कि जो हमारे यहाँ बिजली बनाई जाती है, उसकी एक बड़ी मात्रा जो होती है, लगभग 70% जो मात्रा होती है, वो हम डिपेंड करते हैं कोयले पर। तो कोयले के द्वारा जो बिजली बनती है और साथ साथ जो जीवाश्म ईंधन होता है, जो तेल पर हमारी निर्भरता है, उसकी वजह से ये आपको कार्बन CO2 का जो एमिशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जैव विविधता का भी ह्रास हो रहा है, क्योंकि लगातार वनों की कटाई हो रही है, जो वेटलैंड्स हैं उनका क्षरण हो रहा है और एक सांस्कृतिक यानी मोनोकल्चर जो एग्रीकल्चर है, यानी मोनोकल्चर एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो बड़े क्षेत्र में एक ही, अगर हम किसी भी बीज की को बोते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां केवल धान उपजाया जा रहा है, केवल गेहूं उपजाया जा रहा है, तो एकल कृषि अगर वहां हो रही है तो उसको हम कहते हैं मोनोकल्चर कृषि। इसकी वजह से जो जैव विविधता है उसका ह्रास होता है। साथ ही साथ जैव विविधता के ह्रास होने से ये जो होता है वो, जैव विविधता क्यों जरूरी है कि वहां पर वनस्पतियों और साथ साथ पशु पक्षियों सबकी विविधता होती है, तो पारिस्थितिक संतुलन की कंडीशन होती है। अब ये चीज जब प्रभावित होगी तो पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या के तौर पर प्रदूषण को यहाँ पर इंगित किया गया है, क्योंकि भारत को अगर प्रदूषण के लिहाज से आप बात करें तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में अभी असम का बर्नीहाट उसमें शुमार हुआ है। भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली है, दिवाली के बाद यहाँ पर AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 500 प्लस चला जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं वो बहुत ही गंभीर श्रेणी की स्थिति होती है। तो दिल्ली के साथ साथ वायु प्रदूषण की समस्या
भारत में गहरी समस्या के तौर पर उभर कर आई है। अब समस्या यह है कि मूल कारण क्या है, इन सारी जो प्रॉब्लम्स को यहाँ पर चिन्हित किया गया है उसका मुख्य रूप से कारण क्या है। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो ज्यादा है। तो हमें एक तो इस चीज से बचना पड़ेगा, भविष्य में इसके लिए ठोस और तेजी से बढ़ाते हुए कदम, हालांकि बहुत सारे कदम उठाए भी गए हैं। तो भारत में जो बिजली उत्पादन का 70%, विशेष तौर पर थर्मल पावर की अगर हम बात करेंगे तो 70% क्या होता है, हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वहां पर कोयला खनन की वजह से वन क्षेत्र भी कम हो रहा है, क्योंकि कोयला को हम ज्यादा प्राप्त करना चाहेंगे बिजली प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए वन क्षेत्र का भी ह्रास होता है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक दूसरे से अंतर संबंधित दोनों परिस्थितियां हैं। तो जीवाश्म ईंधन पर ज्यादा निर्भरता एक कारण हो गई। दूसरा है वनों की कटाई और भूमि के उपयोग में परिवर्तन। खासकर अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट और जो पूर्वोत्तर भारत है वो जैव विविधता के लिहाज से समृद्ध माना जाता है, और वहां पर ही जो वनों की कटाई तेजी से हो रही है उसकी वजह से जो जैव विविधता है उस पर भी एक संकट आन पड़ा है। तो ये एक समस्या है, ये एक कारण है। साथ साथ जो कृषि का औद्योगिकीकरण है, यानी कि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, जब उसका औद्योगिकीकरण होता है तो हम कृषि में कम क्षेत्र से ज्यादा पैदावार की उम्मीद करते हैं, और ऐसी दिशा में हम कह सकते हैं भूमि का दोहन शुरू होता है। और ऐसी दिशा में क्या होता है, एक हाई इनपुट हम डालते हैं, तो हाई इनपुट की वजह से जैसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भूमि की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं मृदा और जल का प्रदूषण भी बढ़ता है। जैसे अधिक उत्पादन प्राप्त करना होगा तो रासायनिक खादों कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ेगा, और इन हाई इनपुट तकनीकी की वजह से, ज्यादा प्रयोग की वजह से इसका दुष्परिणाम आपने पंजाब में देखा। पंजाब इसका एक उदाहरण है, जहां पर भूजल की समस्या हो, चाहे मिट्टी की, चाहे नाइट्रेट और पेस्टिसाइड से बढ़ता प्रदूषण। इसके अलावा एक प्रमुख समस्या है कचरा प्रबंधन की। अगर बात करें भारत में तो मुंबई और दिल्ली कई ऐसे अनियंत्रित यहाँ पर लैंडफिल हैं, यानी कि कूड़े के पहाड़ हैं, जहां से कि मीथेन गैस का स्राव लगातार होता रहता है, और ये पर्यावरण के लिहाज से भी, मानव स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद खतरनाक होते हैं। कई बार यहाँ पर इनमें विस्फोट की घटना भी देखी जाती है। तो कचरा प्रबंधन एक प्रमुख मुद्दा है। कचरा प्रबंधन अगर बात करें तो भारत में जो जितना कचरा यहाँ पर निकल रहा है उसकी मात्रा आप देख सकते हैं, 62 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है भारत में हर साल। अब इसका केवल 20% ही हम वैज्ञानिक तरीके से निपटान कर पाते हैं, बाकी जो 80% इसका है उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कचरा डंप हो रहा है और वो पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। और पर्यावरणीय प्रदूषण का मतलब कि सीधे तौर पर ये बीमारियों को न्योता देता है, और कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य से इसका संबंध है। अत्यधिक उपभोग और औद्योगिकीकरण, यानी जो ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब कि जो बड़े औद्योगिक देश हैं, विशेष तौर पर जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या अन्य यूरोपीय देशों में जहां पर औद्योगिकीकरण की घटना बहुत तीव्र है, वो जो देश हैं जो उच्च उपभोग करते हैं और बाद में सप्लाई चेन के माध्यम से क्या करते हैं, जितना अपना कचरा होता है या प्रदूषण होता है उसका निर्यात कर देते हैं विकासशील देशों की तरफ, जैसे भारत जैसे देशों की तरफ। ये भी एक प्रमुख समस्या है। अत्यधिक और जो उपभोग है और बड़े जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं उनका जो रवैया है। अब देखिए भारत की कंडीशन क्या है, तो भारत की स्थिति यह है कि अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तो यहाँ पर कम है। अगर अमेरिका से ही तुलना करें तो वहां की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन काफी 1.9 टन प्रति वर्ष विकसित देशों की तुलना में, जहां पर 14.7 जैसे अमेरिका का उदाहरण है टन प्रति वर्ष है, वहां से तो प्रति व्यक्ति के लिहाज से भारत में काफी कम है। लेकिन प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट भले ही कम है, लेकिन भारत में जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण लगातार हो रहा है इसकी वजह से जो कुल कार्बन फुटप्रिंट की अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा है। तो इस लिहाज से भले ही प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत में कम है, लेकिन कुल फुटप्रिंट की अगर कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे तो वो भारत में कम नहीं है। प्रभावित समुदाय की बात करें तो प्रदूषण और जलवायु आपदाओं का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है, तो गरीबों पर पड़ता है। अब चाहे वो दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग, सूखा प्रभावित जगहों पर रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग इसका सामना कर रहे हो, या इसी तरह से बंगाल का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। तो प्रभावित समुदाय बेसिकली जो गरीब समुदाय है वो इससे प्रभावित हो रहा है, ग्रामीण समुदाय प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन का शिकार भी हम हो रहे हैं। अब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कौन कर रहा है, विकसित देश कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, 150 से 200 वर्षों में लगातार उन्होंने किया है। ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन हुआ है उनके द्वारा। अब भारत में उसका परिणाम भारत जैसे देश झेल रहे हैं, क्योंकि उसी ग्रीन हाउस एमिशन का रिजल्ट यह है कि भारत में मौसम की अनिश्चितता, बाढ़ और गर्मी की लहरें बढ़ी हैं, जैव विविधता का ह्रास हुआ है, और जैव विविधता के ह्रास होने से कहीं ना कहीं हमारा जो खाद्य संकट है, खाद्य प्रणाली है, स्वास्थ्य का ढांचा है, वो भी कमजोर हुआ है। तो
इसका हम कह सकते हैं कि जो विकसित देशों के ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का परिणाम, CO2 के उत्सर्जन का परिणाम है, वो भारत जैसे विकासशील देशों के खाद्य संकट और स्वास्थ्य संकट के रूप में देखा जा रहा है। अब ग्लोबल नॉर्थ और ट्रांसनेशनल कैपिटल की भूमिका पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, जो औद्योगिकीकरण हुआ 18वीं शताब्दी के बाद से देखेंगे और अब तक की अगर कंडीशन देखेंगे, तो वैश्विक रूप से कार्बन उत्सर्जन में लगभग 40% से ज्यादा की वृद्धि हो गई। अब ऐसे में अगर हम नजर डालें, जो जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, जो एक से ज्यादा देशों में काम करती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर उन ट्रांसनेशनल कंपनियों को देखें तो 30 ट्रांसनेशनल कंपनियां ही 35% के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि अगर प्रदूषण फैलाया जा रहा है तो उसमें इन 30 ट्रांसनेशनल कंपनियों के माध्यम से ही 35% प्रदूषण फैलाने का काम किया जा रहा है। यानी कि ये एक बड़ा आंकड़ा है जो इशारा कर रहा है कि जो विकसित देश है, जाहिर सी बात है कि जो बड़ी कंपनियां उन्हीं की हैं, उनके द्वारा ये काम किया गया और 30 बड़ी कंपनियां ही मिलकर 35% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ जो प्रदूषणकारी उद्योग हैं, भारत जैसे देशों में इनको स्थानांतरित किया जा रहा है। विशेष तौर पर क्या होता है कि भारत जैसे जो देश होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे झारखंड का उदाहरण ले लीजिए, झारखंड में कोल माइनिंग के लिए मान लीजिए यूएसए की कंपनी है। अब यहाँ पर क्या है, प्रदूषण के संदर्भ में जो नियम कानून है उसमें काफी ढील होती है, उतने सख्त नियम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वो कंपनियां क्या करती हैं कि कोल माइनिंग की कोई यूएसए की कंपनी वो झारखंड में अपना कोल माइन का काम करे, लाभ ले रहा है यूएसए, लेकिन उसके जो प्रदूषणकारी प्रभाव है उसका दुष्प्रभाव कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। तो ऐसे प्रदूषणकारी जो उद्योग हैं भारत जैसे देशों में जो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं इनके द्वारा, ये भी एक चिंता का विषय है। अब कंपनियों का वैश्विक कंट्रोल, अब ये कंपनियां जो विकसित देशों की कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों ने केवल प्रदूषण ही नहीं फैलाया है, बल्कि अगर हम देखें जितने भी ग्लोबल फाइनेंस के एक सेक्टर है उसको कंट्रोल करती हैं। यानी वित्तीय संस्थाओं पर इनका पूरी तरह से शिकंजा है, जो सप्लाई चेन होता है उसको चलाती हैं, और जितने भी क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं उनको प्रभावित करती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये विकसित देश की कंपनियां ही ये तय करती हैं कि क्या नियम बनेंगे, कहां फंड जाएगा, कौन सा देश क्या। तो इसके लिहाज से सिर्फ ये प्रदूषण ही नहीं फैला रही हैं, बल्कि इस दिशा में कंट्रोल भी कर रही हैं। तो असली नुकसान इसका किसको हो रहा है, ये काम तो कर रही हैं विकसित देशों की, नॉर्थ जो हम बात कर रहे थे अभी, जो विकसित देश हैं, जो बड़े देश हैं, जो जहां पर औद्योगिकरण की घटनाएं ज्यादा है, वहां की जो कंट्रीज हैं। लेकिन इसका नुकसान हो रहा है विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। अब देखिए, एक आंकड़ा और है कि 1988 से लेकर अब तक वैश्विक उत्सर्जन का 71% केवल 100 कंपनियों ने उत्सर्जन किया है। ये अपने आप में ये तस्वीर बयां कर रहा है कि लगभग 150 से 200 वर्षों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, इन कंपनियों के माध्यम से उत्सर्जन किया गया है, और उसका कि मात्र 100 कंपनियों ने ही 71% वैश्विक उत्सर्जन का 71% कवर किया है 1988 से। अब देखिए, भारत में अगर विदेशी निवेश की बात करें तो चाहे कोयला खनन हो गया, झारखंड का उदाहरण अभी आपको मैंने बताया, चाहे पाम ऑयल प्लांटेशन, जैसे अंडमान में अभी पाम ऑयल के लिए जो प्लांटेशन हो रहा है उसमें जो कंपनियां हैं उसके लिए बहुत सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो ऐसी दिशा में प्रभावित कौन होगा, वहां का जो स्थानीय समुदाय होगा उस पर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और पाम ऑयल के प्लांटेशन के लिए जंगल काटे जाने से वहां की जैव विविधता प्रभावित होगी। इसके अलावा वहां पर जो स्थानीय जनजातियों का निवास होता है वो प्रभावित होगा। अब देखिए, ऐसे में देखेंगे आपने कुछ देश ऐसे हैं कि जो सकारात्मक कदम भी उठाए हैं, जैसे जर्मनी ने, आपने देखा कि उसने क्या किया, जर्मनी ने अपने यहाँ जो कोयला से आधारित जो बिजली घर है उनको बंद कर दिया। तो ऐसे कदम हमें उठाने पड़ेंगे जिससे कि स्थानीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको भारी क्षति न हो सके। अब नुकसान किसको होगा, जो स्थानीय समुदाय होगा, क्योंकि विस्थापन उसका होगा, उसका रोजगार खत्म होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, वहां का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो डिस्टर्बेंस होगा, इकोसिस्टम प्रभावित होगा। अब यहाँ पर जब जंगल खत्म होंगे तो वहां के जो जानवर होंगे उनकी आवास में भी उनका आवास नष्ट होगा, और उनका आवास नष्ट होगा तो मानव की बस्तियों की तरफ हो जाएंगे, और मानव पशु जो संघर्ष उसमें वृद्धि होगी। जल स्रोत सूखते हैं, उदाहरण इसका झारखंड यहाँ पर आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर वहां के लोग जो विस्थापित होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अंडमान में भी जो जनजातियां वो प्रभावित हो रही हैं। अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, तो देखिए, ग्लोबल नॉर्थ जो है उसको सबसे पहले तो अपने उत्सर्जन में भारी कटौती करनी चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उसने 150 से 200 वर्षों में लगातार ग्रीन हाउस गैस का किया है। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस की अगर बात करें, क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्त क्या होता है, जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील देशों को पर्यावरण से के संदर्भ में, अगर विकसित देश, विकासशील देश अच्छा काम करते हैं तो उनको फाइनेंस करते हैं। तो जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस प्रदान करना चाहिए विकासशील देशों को। साथ ही साथ जो गंदे उद्योग होते हैं, जो प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं, उसको आउटसोर्स करने की जो प्रवृत्ति है उसको बंद करना चाहिए। यानी कि सिर्फ इसकी लालच में
कि जो विकासशील देश है वहां पर सस्ते नियम है, सस्ता श्रम है, वहां पर कंपनियां खोल दें और वहां प्रदूषण का शिकार वहां के लोकल लोग हों और लाभ लें बड़ी कंपनियां। तो इस चीज को जो आउटसोर्स होता है इसको बंद करना चाहिए और बड़ी कंपनियों को कड़े कानून और कार्बन टैक्स के जरिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है तो उसको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा और ये नियम कड़े हो, न देने पर उसके ऊपर बैन लगाया जा सकता हो। इसके लिए ग्रीन पॉलिसी की आवश्यकता है और इस ग्रीन पॉलिसी को मैंडेटरी बनाया जाए, उसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। जो कंपनियां इसका पालन ना करें उन्हें बाजार में बैन करने की भी यहाँ पर शर्त रखी जाए। साथ साथ जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अर्थात जो सतत विकास है यानी भविष्य को सुरक्षित रखें लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सतत विकास का रास्ता चुना जाए। स्थानीय स्तर पर संरक्षण इसके लिए आवश्यक है और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ रोजगार को बढ़ावा देने की जो टेंडेंसी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जर्मनी ने कोयला आधारित बिजली घरों को बंद कर दिया है, साथ ही साथ ऊर्जा पवन इस क्षेत्र में जो स्वच्छ ऊर्जाएं हैं उसके क्षेत्र में उसने क्या किया है, निवेश को बढ़ावा दिया है। वैसे ही भारत को भी इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ना होगा और बड़ी कंपनियों को अपने प्रदूषणकारी जो कारखाने हैं वो गरीब देशों में जो लगाती हैं कि वहां पर नियम ढीले होने की वजह से उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा में यही बात निकल कर आई है कि जो विकासशील देश हैं उनके प्रति जो रवैया अब तक रहा है विकसित देशों का, उस पर अब एक गंभीर मंथन और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें ISDS फाउंडेशन जयपुर में 9 जून से प्रारंभ हो रहा है बैच शाम 5 बजे से, इंदौर में 23 जून से शाम 6 बजे से। इसके लिए विस्तार से आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की बारी होती है और इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। इसका जवाब देने के लिए भारत हर साल लगभग कितने मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है? विकल्प आपके सामने है, 30, 45, 62 या 80 मिलियन टन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।